नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। मैं गिरधारी सिंह और आज चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 एनसीईआरटी बुक, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर फर्स्ट है साइंस का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब देखते हैं कि आप अपने चारों ओर दैनिक जीवन में ये नोटिस करते होंगे कि हम किसी न किसी स्थिति में किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया से गुजरते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे शरीर के अंदर भी भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। हम जो भी सांस लेते हैं वो भी एक रासायनिक ही प्रक्रिया का उदाहरण है। आप जितने भी इस दैनिक जीवन में चेंजेस देखते हैं, जो केमिकली चेंजेस होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आते हैं। जैसे लकड़ी के जलाने के बाद जो परिवर्तन आता है, कोयला प्राप्त होता है, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। या दूध का फटना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही में बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। या किसी भी फल का किण्वन द्वारा शराब बनाना, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हमारे चारों ओर लोहा पड़ा होता है, उसको वायु और नमी की उपस्थिति में जंग लग जाती है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जो भी पदार्थ किसी भी नए पदार्थ का उत्पाद करता है या किसी भी परिवर्तन के कारण अगर एक उत्पाद एक नए उत्पाद में बनता है, तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आप जैसे अभी एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ उदाहरण दिए हैं रासायनिक परिवर्तन के, तो मैं उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी से और जो भी परिवर्तन है उनको थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपने पिछली कक्षाओं में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जानकारी ली होगी, और अब जो परिवर्तन है मैं उनको एक बार पुनः रिवाइज करने के बाद आपको सामान्य सी जानकारियों के साथ हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। और चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक सूत्र बदलता है। रासायनिक सूत्र बदलता है। तीसरा है, यह परिवर्तन हेलो आ रहा हूं मैं, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पाद का निर्माण होगा, रासायनिक सूत्र बदलेगा और यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। एग्जाम्पल के लिए, मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम के ऑक्साइड की राख श्वेत या सफेद होती है। और जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो यह एक चमकदार रोशनी के साथ जलता है। अब हम भौतिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता। नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता। दूसरा पॉइंट है कि इसमें किसी भी प्रकार से रासायनिक सूत्र नहीं बदलता। रासायनिक सूत्र नहीं बदलता, केवल
अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। दो पॉइंट हमने लिख दिए भौतिक परिवर्तन के। पहला कि नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, और दूसरा कि रासायनिक सूत्र नहीं बदलता है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट यह है कि जो ये परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय और इस अनुत्क्रमणीय, इनके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर कोई पदार्थ किसी अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उस अवस्था से पुनः वह उसी अवस्था में भी आ सकता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि बर्फ का जल में बदलना, तो बर्फ जल में बदलता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। और उसके बाद जैसे आपने जल को बाष्प में बदल दिया, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। तो मोम का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए, कई बार एक मोमबत्ती का जो सवाल है वो कई बार आपको परेशान करता है, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। और देखिए, जब मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है, तो अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना एक किस प्रकार का परिवर्तन है और दोनों में ही आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दिए जाएं, तो आपको दोनों को ही टिक करके आना है। ठीक है। तो ये एक प्रकार से परिवर्तनों के बारे में हमने अध्ययन किया। और देखिए, रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, जैसे कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, आपने रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से रिएक्शन होती है। अब हम आपको सिखाएंगे कि रिएक्शन कैसे बनाते हैं, क्या क्या होता है रिएक्शंस में, और रिएक्शंस को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरणों के बारे में हम बात करते हैं। रासायनिक समीकरण, तो जैसा कि आपको हमने पिछले बार में पढ़ाया था कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखिए, मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शंस करने से बाद आपको यह ध्यान होना चाहिए कि अभिकारक में जितने अणु हैं उतने ही अणु उत्पाद के अंदर होने चाहिए, यानी कि अभिकारक का और उत्पाद का दोनों का द्रव्यमान संरक्षित होना चाहिए। इसको देखो कैसे संरक्षित करते हैं। हमने मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया था, तो हमने देखा था कि मैग्नीशियम प्लस O2, तो हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, परंतु यहाँ पे मैग्नीशियम, देखिए ऑक्सीजन के दो अणु हैं, यहाँ पे एक अणु है, तो यहाँ पे हम दो कर देंगे, तो ये अब दो हो गए ऑक्सीजन के, पर मैग्नीशियम के भी दो हो गए। कितने अणु हो गए? दो। अब यहाँ पे केवल मैग्नीशियम का एक अणु है, तो इसके आगे केवल कितने लगा देंगे? दो। तो अब ये जो है एक संतुलित अभिक्रिया है,
कैसी अभिक्रिया है? संतुलित अभिक्रिया। अब ध्यान से सुनिए, इसमें ये जो हिस्सा है ये आपका अभिकारक कहलाता है, अभिकारक। और जो ये तीर का निशान है ये अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया की दिशा व्यक्त करता है। और जो ये आपको प्राप्त होता है अंतिम रूप से, इसको बोलते हैं उत्पाद। यानी कि अभिक्रिया रासायनिक रूप से उत्पाद में बनती है, उत्पाद में बदलती है। ठीक है, जैसे हम एक और रिएक्शन लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब देखिए, एक अभिक्रिया है लोहे वाली। तो अगर हम Fe की रिएक्शन H2O की उपस्थिति में कराएं तो हमें Fe3O4 प्लस H2 प्राप्त होगा। अब देखिए, ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया हो तो गई, पर ये अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है। तो अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें आपके पास तीन चीजें हैं, एक तो Fe है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। इन तीनों ही चीजों को आपको संतुलित करना है। तो आप इधर ध्यान दीजिए कि Fe के कितने अणु हैं? यहाँ पे एक, इधर कितने अणु हैं? तीन। तो अगर हम Fe के 3 अणु कर दें तो यहां से Fe संतुलित हो गए। परंतु देखिए, ऑक्सीजन के यहाँ पे केवल एक अणु है, यहाँ पे 4 अणु है। तो ऑक्सीजन के हमें 4 अणु करने हैं, तो हम इसके आगे 4 का गुना कर दिए। तो अब देखिए, ऑक्सीजन के इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। अब हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु। और यहाँ पे अणु है आज के 8, इसके 8 करने तो इधर भी हम 4 का गुना कर देंगे। इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाती है। ठीक है, तो हमने Fe के साथ कितने का गुना किया? 3 का। और हाइड्रोजन के लिए हमने किसका गुना किया? 4 का। और ऑक्सीजन के लिए किसका गुना किया? 4 का गुना किया। तो आपको अभिक्रिया संतुलित करनी हो तो आप दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ ध्यान से देखेंगे और देख के बताएंगे कि किस तरफ अभिक्रिया संतुलित नहीं है। जब तक दोनों तरफ समान अनुपात में अणु नहीं होंगे तब तक आपकी अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी। आगे और भी हम एक उदाहरण से आपको और समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, अगर हम जिंक Zn के अणुओं की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराएं, यानी कि जिंक की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएं तो हमें उत्पाद के रूप में ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो आपको मिलेगा क्या? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, अब हम यहां पे देखते हैं कि Zn के कितने अणु हैं? 1। और H2SO4 हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2। और SO4 के कितने अणु हैं? ये अभिक्रिया पूर्णतः संतुलित है। ठीक है, तो जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर हमको ZnSO4 प्लस H2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जिंक की अभिक्रिया अगर हम किसी भी अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो ये हुआ रासायनिक समीकरण, उनको संतुलित करना, किस प्रकार से हम संतुलित करते हैं। और ये अभिक्रियाएं हमने आज पढ़ी हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। धन्यवाद।